ओके, तो हमें 1 2 3 4 के डिस्कशन करना थे, तो मेरे पास बुक मैंने ओपन कर ली है। बताते जाओ आपके डाउट। 911 से स्टार्ट करके दिख रहे हैं मुझे क्वेश्चन, तो आपके डाउट भेजते जाइए मुझे, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट बाद में करेंगे। तो क्वेश्चन 971 तक है, 911 से 971 तक। बताओ, योर डाउट्स भेजते जाइए। 925 आया मेरे पास। 18 51 35 18 51 35, फिर 42 29 42 29 61 35 हो चुका है। 61, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। 44 37, यार एक्चुअली बहुत ज्यादा बिखरे हुए आ रहे हैं, तो इतने में लिखते जाऊंगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा शांति, एक काम करते हैं। 911 से 921, 911 से 921, पहले तो इनके डाउट बता दो मुझे। 911 तो 921, इनके बीच में मेरे पास एक डाउट लिखा हुआ है 18 वाला। और कुछ है क्या आपका? पहले अपन है ना 911 से 921, इसके बीच के डाउट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बीच में मेरे पास एक लिखा हुआ था 18 वाला और एक 16 वाला और आया मेरे पास। चलो, तो 16 और 18 पहले दो क्वेश्चन कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 16 वाला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 कूलम फ्रॉम 101 to 0.8, 0.6, 1 in non-uniform electric field y I x j k along the straight line path from B to A। तो कोई स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग चल रहा है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ई वेक्टर दे रखा है हमको, देखो y I प्लस x j प्लस k, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो तो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वर्क किसके क्या पूछा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, तो एक्सटर्नल एजेंट को उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, बस उसका नेगेटिव, ठीक है। फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी माइनस ऑफ QE, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी उसके अगेंस्ट उसे फोर्स लगाना पड़ेगा अगर उसे चार्ज को स्टेशनरी रखना है ना। तो बस इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। एक सेकेंड, ठीक है। और इसमें से लिखा तो नहीं है कि स्लोली लेके जा रहे हैं, पर मैं मान लेता हूं चलो कि स्लोली लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन हो जाएगा फिर माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, माइनस क्यू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट करोगे, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेना एक्स आई, सॉरी डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इनका डॉट प्रोडक्ट करके यहाँ लिखो तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और के डी जेड हो जाएगा। ये तो डी ऑफ एक्स वाई हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, माइनस क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस जेड। अब लिमिट्स लगा देना। लिमिट्स क्या दे रखी है हमको? B2A जाना है ना, हाँ, तो 1, 0, 1 यहाँ से लेके जाना है 0.8, 0.6, 1। अब ये पुट कर दो, देखो z का डिफरेंस 0 हो जाएगा, z का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और x इंटू वाई फाइनली और इनिशियली तुम्हें पता है कितना है, चार्ज कितना लेके जा रहे हैं 2 कूलम, x इंटू वाई फाइनली कितना हो जाएगा 0.48 और इनिशियल हो जाएगा 0। तो ये आ गया आंसर, -2 इंटू 0.48। अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, जेड कॉम्पोनेंट को इग्नोर कर सकते क्या शुरू से ही? मतलब कर सकते हो, पर तुम क्यों करोगे? मतलब ठीक है, जेड कॉम्पोनेंट मतलब कांस्टेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है कि जेड कॉम्पोनेंट के अलावा है ही नहीं, तो जेड को इग्नोर कर सकते हैं या शुरू से कर सकते हैं, लेकिन अपन हमेशा बेसिक से करना चाहिए और फिर बाद में करना चाहिए, ठीक है। चलो, तो बस ये आंसर आ गया 0.48 इंटू -2, तो माइनस ऑफ 0.96, ए ऑप्शन होना चाहिए इसका, ठीक।
अब मेरे पास एक 912 भी आया है। अब मैं पहले 918 कर देता हूँ, फिर इस पर आऊंगा, है ना। अब 918 जो क्वेश्चन है ना, देखो है बहुत सिंपल, बस उसको समझना पड़ता है अच्छे से। क्वेश्चन में आपने समझा क्या, आपको दिया क्या गया है, कोई बताएगा मुझे, ये क्या चीज दी गई है, बताओ, ये क्या दिया हुआ है। यस निमित, फील्ड लाइन है ना, पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा, द फील्ड लाइन टू द राइट इज द फील्ड लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करी उन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर देखेंगे, ये ओरिजिन पे देखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन प्योरली एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। आप देखो x इक्वल टू 0 पर देखो, एट x इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना। और थोड़ी देर बाद यहाँ कहीं पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ y में भी आ गई, और तो y कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इसके बाद y कंपोनेंट धीरे धीरे कम होकर फिर से 0 भी हो रहा है यहाँ पे। तो y कंपोनेंट पहले बढ़ रहा है, बीच में जाके मैक्सिमम हो गया, फिर वापस 0 भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हर जगह एक जैसा जैसा लग रहा है। अब कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आपको, अब आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन में आपको देखो x कंपोनेंट कांस्टेंट और दूसरा sin x दे दिया y कंपोनेंट, तो उसकी जैसा हो सकता है ये। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें x कंपोनेंट कांस्टेंट और y में cos दे दिया, तो cos में x 0 डालने पे तो माइनस ही आ जाएगा। ओरिजिन पर ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही सेकंड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन देखो तो उसमें थर्ड से भी सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है, x को जैसे से बढ़ाओगे तो sin x नेगेटिव जाएगा, तो y कंपोनेंट शुड बी नेगेटिव, पर यहाँ तो पॉजिटिव है ना। और ऐसे डी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 0 पर ही मैच नहीं कर रहा है। तो एक अकेला ऑप्शन बचता है एक, जो इस फील्ड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ रहा है, चलो। एक्चुअली ये ना फील्ड लाइन आपको ऑप्शन से थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है यहाँ पे, और ये समझ नहीं पाते बच्चे की फील्ड लाइन की इक्वेशन है, फील्ड लाइन का ग्राफ है, तो वो इसको है ना फील्ड का ग्राफ मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता रहा है, इससे आपको डायरेक्शन सोचना थी। चलो, तो ये हो गया हमारा 918। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन हो रहा था अभी 912। 912 पढ़ लेता हूं मैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज causing its foil to leaves to separate. When an object is brought near the top plate of the electroscope, the foil separate even further. तो उस पे चार्ज क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। अगर लीव्स के बीच में और रिपल्शन बढ़ गया, इसका मतलब लीव्स को और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दे दिया था। अगर नेगेटिव देते तो हो सकता है रिपल्शन कम हो जाता, है ना। यहाँ तो रिपल्शन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज देना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए ए। बराउद्दीन, क्लियर हो रहा है, ओके। तो 921 तक अपने सारे क्वेश्चन हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं 922 से 927। 922 से 927 कुछ मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए देख लेता हूं मैं, बाकी आप लोगों को भेज दीजिए। एक तो 25 लिखा है मेरे पास, बस एक ही लिखा है, और कुछ है क्या इसके बीच में, 19 और 22 भी है, एक 19 भी है और एक 22 भी है। अच्छा चलो, तो पहले 25 करेंगे, 24 भी है, पहले 25 करेंगे। 925, consider a point particle p of unknown charge and mass when a point particle of mass m1 and charge q1 is placed at a distance r from the p. The particle has an acceleration a towards the p. तो थोड़ा लैंग्वेज समझना पड़ेगी आपको, मैं डायग्राम बनाते चलता हूँ, है ना, जो लिखा है उसको समझते हुए डायग्राम बनाते चलते हैं। कंसिडर अ पॉइंट पार्टिकल p ऑफ अननोन चार्ज एंड मास। तो आपके पास कोई p पार्टिकल है जिसका चार्ज और मास आपको नहीं पता है, मान लेते हैं चार्ज कैपिटल Q है, मास कैपिटल M है। अब क्या बोला है, when a point particle of mass m1 and charge q1 which is greater than 0, एक तुम्हारे पास मास m1 है, चार्ज q1 है, which is greater than 0 मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, is placed at a distance r from the p, the particle has an acceleration है। कौन से पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ये तो बताया नहीं उन्होंने, तो दोनों में फोर्स तो सेम ही लगता है ना, तो किसी का भी हो सकता है, नहीं मास से फर्क पड़ जाएगा। जस्ट अ सेकंड, फिर से पढ़ लेते। कंसीडर अ पॉइंट पार्टिकल p ऑफ अननोन चार्ज एंड मास व्हेन अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड चार्ज q1 greater than 0 at placed at a distance r from the p, the particle has an acceleration a directed towards p। अच्छा, p की तरफ एक्सेलरेशन है तो इसके एक्सेलरेशन की बात चल रही है,
है ना, उसी के एक्सेलरेशन की बात चल रही है। उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द पी है। अब पी का एक्सेलरेशन पी की तरफ तो होगा नहीं ना, तो वो दूसरे पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। व्हेन द सेकंड पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m2 एंड चार्ज q2 व्हिच इज लेस देन 0। अब सेकंड केस में क्या करा है उन्होंने, यहाँ पर एक मास m2 लिया, चार्ज q लिया, बट वो नेगेटिव है, ठीक है, वो रख दिया उन्होंने, और उसको भी r डिस्टेंस पे रखा है, उसका भी एक्सेलरेशन a है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स p, इसका भी एक्सेलरेशन p की तरफ है ना। g और k तुम्हें पता है क्या है, इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट डिटरमाइन द मास m एंड चार्ज q ऑफ द p। चलो तो अब मैं सॉल्व करता हूँ आगे। दोनों के एक्सेलरेशन पता है, तो दोनों के एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिख लो, और मुझे लगता है उससे काम हो जाएगा अपना। यहाँ पर इन दोनों पार्टिकल में चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा, मासेस की वजह से अट्रैक्शन होगा। चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा, मास की वजह से अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मास की वजह से अट्रैक्शन फोर्स होगा G कैपिटल M स्मॉल m1 अपॉन r स्क्वायर, चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा K Q Q1 बाय r स्क्वायर, और ये होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ वाले केस के लिए लिखते हैं, तो m2 into a this should be G capital M m2 upon r square plus k capital Q small q2 upon r square। अब एक्सेलरेशन दोनों केस में सेम है ना। क्वेश्चन में हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन दोनों सेम है, हमें कैपिटल M और कैपिटल Q निकालना है। तो कैपिटल M और कैपिटल Q के लिए सॉल्व कर दो इनको, कैपिटल M कैपिटल Q के लिए सॉल्व कर दो। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो। पहली इक्वेशन को Q1 से डिवाइड कर दो, दूसरी इक्वेशन को Q2 से डिवाइड करो, है ना। ऐड कर दो दोनों को, ऐड करोगे तो देखो मास m मिल जाएगा, ऐड करो दोनों को, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा a, ये a कॉमन ले लिया, m1 बाई q1, a कॉमन लिया था m2 बाई q2, दिस इक्वल टू यहाँ पर gm बाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर m1 बाई q1 प्लस m2 बाई q2, ये वाला टर्म देखो कैंसिल हो गया, तो gm बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो मास m तो आ गया देखो तुम्हारे पास, है ना। और मेरे पास एक डाउट आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे लिखी। ये बोला है ना चार्ज नेगेटिव है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का होगा, और ग्रेविटेशन फोर्स भी अट्रैक्शन का होगा, ठीक है। और मेरे पास एक ईशान बोल रहा है कि सर m1 m2 को नीचे ले जाकर इक्वेट कर देंगे तो a को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ठीक है, m1 m2 को नीचे ले जाकर इक्वेट, जो जैसा भी करना है कर लो आप, इक्वेशन है सॉल्व करना है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे पास एक डाउट आ रहा है, पी का चार्ज नहीं पता, तो जो दिया नहीं उसको तो पॉजिटिव मान के चलते हैं अपन, है ना। जो हमको पता नहीं उसको तो पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक। अब वो नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली उससे रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। अननोन चीज को पॉजिटिव मान के चलो, नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, ठीक। चलो तो अब मुझे लगता है आगे कर लोगे आप। एक्सेलरेशन तो देखो बता ही दिया मैंने, ये m तो बता ही दिया है, फिर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो बाकी चीज भी हो जाएगी। सर हाँ सर इसमें पॉइंट पार्टिकल बोला है तो कैपिटल क्यू को डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं क्या? क्यों? पॉइंट पार्टिकल बोला है ना, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, अनलाइक और लाइक वाला, क्या प्रॉपर्टी क्या? कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। हाँ तो उससे क्या बोलेंगे अपन? उससे कैपिटल क्यू जीरो आ जाएगा ना सीधे, क्यों? कि दोनों केसेस में अट्रैक्शन कैसे होगा फिर? अरे मास भी तो है, ग्रेविटेशन का फोर्स भी तो हाँ, है। तो उससे m वाली इक्वेशन, उससे एक टर्म हमारा कम हो जाएगा ना, अरे के क्यू बाई आर स्क्वायर। सुनो सुनो सुनो, अट्रैक्शन फोर्स देखो दोनों केस में मास है ना, तो ग्रेविटेशन की वजह से अट्रैक्शन हो सकता है ना। हाँ, तो बस उसी का ग्रेविटेशन कंसीडर कम है, करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कंसीडर करेंगे उस केस में। क्यों कंसीडर नहीं करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ फोर्स सर, समझ आ गया। होगा। हाँ, आ गया। पक्का आ गया। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है ग्रेविटेशन से, तो नेट तो अट्रैक्शन हुआ, तो फर्स्ट केस में भी नेट अट्रैक्शन, सेकंड केस में दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है।
तो हो सकता है कि मतलब Q 0 करने की जरूरत नहीं दिख रही डायरेक्टली, वो बाद में इक्वेशन से आ रहा होगा। चलो यस ओके, तो 925 हो गया अपना, है ना। अब आगे बढ़ते 19 कर लेते, क्वेश्चन नंबर 19 तो पीछे था यार। 3 infinitely long uniformly charged thin wire are placed along xyz axis, find the electric field strength at the point AAA। तो यार रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो ना कितनी होती है, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, कोई रॉड रखी है, चलो मान लो ये y एक्सिस है, ये x था, ये y था, और ये बाहर की तरफ z एक्सिस है, सपोज ये z एक्सिस है। अब तुम मुझे बस ये बता दो कि इस पॉइंट 1,1,1 की इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, √2, यस √2 होगी। तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें पता है, और जो भी इस y एक्सिस वाली रॉड को ऐसे फील्ड होगी, जैसे टॉप से देखो अगर डायग्राम, तो y एक्सिस वाली रॉड ये दिखेगी, ये तुम्हें x एक्सिस, ये तुम्हें z एक्सिस, और तुम्हारा पॉइंट यहाँ कहीं दिखेगा। तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे आने वाली है एंगल पे, है ना। उसकी डायरेक्शन होगी I + k/√2 के अलोंग। तो तुम्हें इसकी डिस्टेंस पता है और डायरेक्शन पता है, तो इसका ई वेक्टर अब लिख सकते हो ड्यू टू y एक्सिस वाली रॉड, वो हो जाएगा हमारे पास 2k λ/r, r हो जाएगा √2 इंटू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज I + k/√2। ऐसे ही हम x और z वाले की भी लिख देना और सबको ऐड कर दो। मन में एक बात, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड से डिस्टेंस तो a है नहीं, तो हम डिस्टेंस यहाँ पर इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड से √2a हो जाएगी, है ना। रॉड से उस पॉइंट की, ये पॉइंट की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो √2a होगी ये। सर इनफाइनाइट लॉन्ग रोड से डिस्टेंस यही होगी। आप देखो, अच्छा ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, और वो पॉइंट बीच में यहाँ कहीं पर है। ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी है 1, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1, ठीक है। और ये रॉड हमारी y एक्सिस, ये z एक्सिस के, ये y एक्सिस पे ऐसे रखी है। तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, √2, है ना। तो ऐसे अपन को दिख रहा है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, वहां से रॉड पे परपेंडिकुलर डालेंगे अपन, ठीक है। तो वो √2 ही आ रही है, क्लियर। ओके 19 हो गया, फिर 22 बोला आपने मुझे। 22 तो यार अपने बुकलेट का क्वेश्चन है, उसमें क्या समस्या है, डाउट बताओ फटाफट, जिसका भी डाउट है उसमें क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन है, उसमें डाउट क्या है ये तो बता दो। चलो 24 पे आ जाता हूँ, फिर कोई डाउट नहीं है तो। एंड in an electric field the potential at a point is given by 343 by r, the electric field at the point, पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, पोटेंशियल आर के फंक्शन में दिया है। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं जब पोटेंशियल आर के फंक्शन में हो, याद करो क्लास में बताया है, -dv/dr टाइम्स r कैप, ठीक है। तो ई वेक्टर हो जाएगा -dv/dr टाइम r कैप, तो 343 डिफरेंशिएट करोगे तो -1/r² टाइम r कैप। अब जो भी उन्होंने r वेक्टर दिया है ना, उसका मैग्नीट्यूड r हो जाएगा, जो भी उन्होंने r वेक्टर दिया उसका मैग्नीट्यूड r हो जाएगा, और r कैप लिख सकते हो जाएगा। r वेक्टर देखो दिया हुआ है उन्होंने, कितना दिया है, 3i + 2j + 6k, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस r, और r वेक्टर अपॉन r कर दोगे तो r कैप मिल जाएगा, r कैप मिल जाएगा। अब ये सब उठा के रख देना है।
ठीक, ये क्लियर? जिसका डाउट क्लियर हो जाए वो तो बता दो, तो मेरे को समझ में आएगा। हाँ चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते फिर। 22 हो गया, 24 भी हो गया, और कुछ बचा है क्या 927 तक? 927 तक कुछ किसी का भी बचा है? कोई भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलो 928 से 938, 928 to 938, तो कुछ तो मेरे पास लिखे, बाकी आप बता दो मुझे। 29 दिख रहा है मुझे, 35 दिख रहा है, और कोई है तो आप भेज दो। 34 दिख रहा है, 35 बोला जा रहा है, 35 लिखा हुआ है मेरा, 37 है, ठीक है, 927 भी है, ठीक है, 27 भी है। चलो 27 तो पिछले पेज पे था यार, तुम बात, अच्छा आप लोगों के पास बुक अलग होगी शायद। A thin non-conducting ring of radius r has a linear charge density lambda naught cos theta, where lambda naught has the value lambda at theta equal to 0. Find the net electric dipole moment for this charge distribution. ये भी अगेन हमारे बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन है 927। आपको कैसे करा आपने, बताओ? जिसको नहीं आ रहा है वो बताओ कैसे करा, तो मैं बताता हूँ कि गलती क्या है। 927 कैसे करा? देखो, डाउट डिस्कशन का मतलब हमेशा 2 वे होता है, 1 वे नहीं होता है, ठीक है, तो बताना पड़ेगा आपको। गलत बात है यार, ऐसा बोलना चाहिए, जो नहीं आया पूछना चाहिए। रेडियस आर पे एक छोटा सा अपन यहाँ पे सेगमेंट कंसीडर करते हैं डी थीटा एंगल का, आर डी थीटा यहाँ की लेंथ होगी, तो वहां चार्ज हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा। अब यहाँ जो पोजीशन वेक्टर होगा ना वो लिखना पड़ेगा आपको। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। नाउ डायपोल मोमेंट अपन डिफाइन कैसे करते हैं, वो चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर होता है, चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 2 पाई एंगल के। इसमें बच्चे गलती हमेशा करते हैं कि वेक्टर नहीं लेते, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो चार्ज इनटू उसका पोजीशन वेक्टर, ये मल्टीप्लाई करके डायपोल मोमेंट डिफाइन होता है, चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर, और फिर इसे इंटीग्रेट कर लो पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या करना था? ओके, 27 के बाद 29 आया मेरे पास। A solid sphere having uniform volume charge density rho and radius r is shown in the figure. Spherical cavity of radius r by t is hollowed out. Find the potential difference between the center of the sphere O and the center of the cavity O1. पूरे स्फीयर में से तुमने कैविटी कट करी है, तो तुम जानते हो कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बता सकते हो क्या? इस कैविटी के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो क्या मुझे? फटाफट बोलो, कैविटी के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जल्दी से। पढ़ा हुआ है हमने, रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट होगी, और r उसके सेंटर, जो सेंटर पे पूरे स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड होती, कैविटी के सेंटर पे जो पूरे सॉलिड स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड होती, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यस, तो पूरे स्फीयर से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, रो डिस्टेंस r by 2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ये तुम्हें डिस्टेंस दिख रही है r by 2, तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो रो r by 2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये हायर ये लोअर है ना, पॉइंट O हायर पे, पॉइंट O1 लोअर पे, O1, ठीक। तो समझ में आया क्या करा मैंने? यस, ओके, तो आसान क्वेश्चन था यार ये तो। 29, फिर 35 दिख रहा है मुझे, 34 बिफोर क्वेश्चंस गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स ईच प्रिंटेड असर्शन इज बोला है, ठीक है, assertion
Angular momentum of two dipole system is not conserved. There is a net torque on the system. Angular momentum of two dipole system is not conserved. पहला स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है, पहला स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है. Angular momentum of two dipole system is not conserved. अच्छा, कॉम्प्रेंशन में कुछ क्वेश्चन दिया उन्होंने. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. We have two electric dipoles. Each dipole consists of two equal and opposite point charges at the end of. ठीक है. हाँ, तो सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं. ठीक है, सिस्टम में कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, तो सही बात है ना, सिस्टम का डायपोल एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा. तो इसका आंसर तो होना चाहिए फिर ये ए गलत है और बी भी गलत है. मतलब असर्शन रीजन दोनों रॉन्ग लग रहे हैं मुझको. ठीक है सर. हाँ, सर ये दोनों डायपोल्स पर एक दूसरे की वजह से सेम डायरेक्शन में टॉर्क है. हाँ, तो सर एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए ना उसकी वजह से. फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए उसकी वजह से? कंजर्व्ड होना चाहिए. तो नेट टॉर्क तो है ना कुछ भी सिस्टम पे. सिस्टम पे नेट टॉर्क एक्सटर्नल किसी फोर्स की वजह से है? नो. तो फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? हाँ तो फिर नहीं होना चाहिए कंजर्व्ड एंगुलर मोमेंटम. नहीं, अरे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो कंजर्व होता है. एक्सटर्नल टॉर्क जब नहीं लगता है सिस्टम पे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है. यस सर. यस. है ना? तो इसका ये होना चाहिए कि सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. ठीक. ओके सर. हाँ, चलो तो 934 देखा अपन ने. उसका 35 में डाउट क्यों है? तो ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो. 35 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, दो चीज करो हो जाएगा. 35 यहां से पार्टिकल को छोड़ा है, वो यहां कहीं पहुंच रहा है. ये डिस्टेंस 2a बताई उन्होंने, ये a बताई थी. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ कोर्स कुछ ऐसे एंगल पे होना चाहिए थी. डिस्टेंस बड़ी है, मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा बस. तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट मान लो, या इसको कुछ v1 v2 ऐसा कुछ मान लो. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता है. अब जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इस चार्ज की तरफ लग रहा है, तो उसकी वजह से टॉर्क नहीं आएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा अबाउट दिस चार्ज. एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और दूसरा एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कंजर्व होगी यहाँ पे. तो दो चीजें सो हो जाएगी, है ना. चलो अब सबको क्लियर क्या करना है मैंने बताया. अब करोगे खुद से एक बार. बोलो ये क्वेश्चन छोड़ दो आप पे. सोहम तो बोल रहा है छोड़ दो. हाँ ठीक है. ठीक है, तो आगे बढ़े क्या फिर. क्वेश्चन नंबर 35 हो गया अपना, है ना. 34 भी देख लिया था, 37 बच रहा था. 37. A tiny electric dipole H2, a molecule of electric dipole moment p vector, is placed at the distance r from infinitely long wire with p vector normal to the wire in the same plane. If the linear charge density of the wire is lambda, the electrostatic force acting on the dipole is equal to. मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में भी कराया है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको करना पूछिए. ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम्हें, 2 k लैम्डा बाय r होती है, और उसका डिफरेंशियल डायपोल पे जो फोर्स लगता है वो तुम जानते हो, डायपोल मोमेंट इनटू उसके डायरेक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये तुमको आता है. 937. ठीक है, 936 आया मेरे पास डाउट. A point negative charge minus q is placed at a distance r from the dipole with the dipole moment p as shown in the figure. The force acting on the charge minus q पे फोर्स निकालना है, तो वो निकालने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा डायपोल पे फोर्स निकाल लो. चार्ज की वजह से डायपोल पे जितना फोर्स होगा उसका उल्टा इधर आ जाएगा. ठीक है,
द फोर्स नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलत बोल दिया मैंने। डायपोल की वजह से चार्ज पे ज्यादा आसान रहेगा फोर्स निकालना। डायपोल की वजह से चार्ज पे आसान रहेगा, क्योंकि डायपोल की तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो अच्छे से क्यू वाले पॉइंट पे, चार्ज वाले पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा कि बुराउद्दीन? डायपोल की वजह से सर किसी, हाँ बोलो। सर बस आंसर में ऐसा दे रखा है कि सिर्फ माइनस आई कैप में ही फोर्स है इसकी वजह से, जबकि कंपोनेंट तो दोनों साइड आएंगे ना। तो उन्होंने पूछा क्या है? तो फोर्स नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू। कंपोनेंट दोनों आएंगे, एक मिनट देख लेते हैं। डायपोल का कंपोनेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, है ना? एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। इधर आएगा पी कॉस थीटा, इधर आएगा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो इधर फोर्स माइनस चार्ज है, तो अपोजिट फोर्स लगेगा, एक फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। पी साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगी, तो उसकी वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो नेट में ऐसे एंगल पे लगेगा। हाँ यार एंगल पे लगना चाहिए इसके अंदर, तो सही बोल रहे हो तुम। अब पॉइंट नेगेटिव चार्ज, ऑप्शन ई में जेकेप में लिखा है। अच्छा शायद कंपोनेंट्स में ऑप्शन पूछे होंगे, अच्छा ये कुछ होगा, शायद उन्होंने कंपोनेंट पूछे होंगे। बच्चे मुझे बता रहे हैं कि दो आंसर्स है, तो दोनों हाँ सर। कंपोनेंट्स को आपको मार्क करना है। अच्छा सर पर पीछे पीछे सिर्फ एक ही आंसर दे रखा है सर, नहीं 936 माइनस आई कैप वाला। बच्चे बोल रहे मल्टीपल है, ये स्टार लगा देखो क्वेश्चन में, मुझे तो बुक में दिख रहा है छोटा सा स्टार है, वो 936 स्टार मतलब मल्टीपल करेक्ट है। हाँ सर लेकिन पीछे एक ही आंसर दे रखा है, ठीक है एक ही आंसर है ऑप्शन सी दे रखा है बस। 936 भी होगा फिर, शायद उन्होंने या तो दिया नहीं होगा, मैं एक बार और देख लेता हूँ। 936 का आंसर एक ही दे रखा उन्होंने, सही बात है, गलत दिया उन्होंने, फिर उसको सही करवा देंगे, ठीक है। ओके सर। सर ओके हाँ सर उसमें जे कैप वाला कंपोनेंट किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए एक ही होगा ना। तो ये हो सकता है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये होना चाहिए था कि उनको कंपोनेंट पूछना है, अदरवाइज फिर वो अजीब चीज हो रही है ना बिल्कुल। तो ठीक है, शायद अगर जेके मैच नहीं कर रहा होगा इसलिए फिर एक ही ऑप्शन होगा। नहीं सर ये वाला मैच कर रहा है। अब मैच कर रहा है नहीं कर रहा है देख लो यार अब करके, क्योंकि ये पी साइन थीटा की वजह से फोर्स इधर जो आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो और फोर्स लिख लो, लाओ मैं निकाल ही देता हूँ ना। पी साइन थीटा की वजह से क्या आएगा, के लेमडा सॉरी के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब इंटू कैपिटल क्यू प्लस जे में। तो दिया ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ई मैच कर रहा है, सही बात है। ठीक है, चार्ज नेगेटिव था, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी, यहाँ पर इस वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी, चार्ज नेगेटिव तो फोर्स ऊपर आना चाहिए, तो प्लस जे में फोर्स दिया उन्होंने भी, और प्लस जे में लग रहा है, तो सही दिख रहा है मुझे ई ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे ई ऑप्शन लिखा ही नहीं उनकी किताब में, तो हो सकता है तुम्हारी किताब में मतलब बहुत सारे इसके वर्जन आ रखे हैं मतलब बुक के, ठीक है, मेरे पास भी पुरानी है, ये पता नहीं कब की है, इसमें ईयर तो लिखा नहीं है, तो इसके अंदर तो ई ऑप्शन है। ठीक, चलो आगे बढ़े, क्या आप क्लियर हो गए क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको क्लियर? इस पेज के सारे हो गए, 928 से 938 के सब हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 939 945 बताओ, कुछ तो मेरे पास यहाँ लिखे वो लिख लेता हूँ, एक तो 42 लिखा है, और कोई डाउट? 43, चलो पहले 42 करते हैं फिर 43। Question number 42. There are two non-conducting spheres having uniform volume charge density rho and minus rho. Both spheres having equal radius r. The spheres are now laid down such that they overlap as shown in the figure.
द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ओवरलैप रीजन, ओवरलैप रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? तो दोनों स्फीयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लिख दो और वेक्टर एडिशन कर दो, दोनों स्फीयर की वजह से ये नहीं इलेक्ट्रिक है फील्ड लिख दो। 42, हाँ मेरी बुक में ये 42 नहीं। अच्छा 43 है मेरे पास, सॉरी हाँ 43 पहले कर दिया मैंने, ठीक है ये पहले कर दिया। तो दोनों की वजह से रीजन, बीच के रीजन में तुमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो बीच के रीजन में किसी भी पॉइंट पे इस वाले स्क्वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस चार्ज डेंसिटी वाले की वजह से, उसको लिखोगे रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। माइनस चार्ज वाले की वजह से लिखोगे माइनस रो, उसमें सेंटर से यहाँ वाले पॉइंट का जो भी वेक्टर होगा उसको आर डैश वेक्टर लिख दो या आर वन वेक्टर लिख दो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इन्हें ऐड करो, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जस्ट ऐड कर दी। तो ऐड करोगे तो देखो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, आर वेक्टर आर वन वेक्टर का माइनस, तो ये वाला वेक्टर मिल जाएगा आपको, आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा विच इज गिवन एज डी, मैग्नीट्यूड डी दिया है इसका, तो आंसर हो जाएगा रो डी बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में? ठीक है चलो। हाँ अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, आर की डायरेक्शन कैसे निकालूं? भाई किसी स्फीयर के अंदर किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सेंटर से उसका जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है उस डायरेक्शन में होती है ना। मैं इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ तो इस स्फीयर के सेंटर से यहाँ का जो वेक्टर है वो लिखूंगा, इस पॉइंट पे दूसरे स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए यहाँ के सेंटर से यहाँ का वेक्टर लूंगा, तो दोनों को वेक्टरली ऐड करने में इन दोनों का डिफरेंस आ गया। अब दिस आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का नेगेटिव और इसे ऐड करना है तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। ठीक चलो हाँ अब ये देखो डी आ गया वेक्टर सम, तो हमने जनरल पॉइंट लिया था, जनरल पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलने लग गई, मतलब अंदर पूरे में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अंदर पूरे में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक प्लस और एक माइनस चार्ज डेंसिटी के स्फीयर जब ओवरलैप करेंगे तो जो ओवरलैपिंग रीजन है उसमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। बोलो समझ में आया ये? अब इस क्वेश्चन से एक है ना दूसरा क्वेश्चन बनता है, अब ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करा तो दूसरा एक क्वेश्चन बनता है, वो भी थोड़ा तुम्हें आइडिया दे देता हूँ। सुनो एक नया क्वेश्चन, हाँ एक केवीटी जैसा क्वेश्चन था, एक नया क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे पास एक कंडक्टर है सॉलिड, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो भी होता है ना तो भी रिजल्ट आंसर सेम ही आता है, होलो या सॉलिड दोनों ले लो, ठीक है। ये रखा और इसे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसे मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जब इसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी, जीरो होगी। बाहर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी, ठीक है, तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए क्या होना चाहिए? इस पे चार्ज इंड्यूस होना चाहिए ना, इस पे चार्ज इंड्यूस होना चाहिए ना। यस, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, है ना। और ये पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट में तुम्हें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगी। समझे? जितना इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों बराबर होगी, तभी तो नेट में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यस ठीक है चलो अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो इंड्यूस चार्ज है इसकी चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो क्या? इंड्यूस चार्ज किसी जनरल एंगल पे देखिए हम, यहाँ से इस लाइन से जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी डायरेक्शन से मान लो थीटा एंगल पे गए, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हो क्या एज अ फंक्शन ऑफ थीटा? एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। क्वेश्चन समझ में आया? इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या है? चलो क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक कंडक्टर है
उस कंडक्टर को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख दिया। उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, जिसके लिए उसके सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होंगे, और जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे जितना एक्सटर्नल थी, बस अपोजिट, तभी अंदर नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जनरल एंगल थीटा पे जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उससे थीटा एंगल पे जाके यहाँ सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा बताना है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इस क्वेश्चन की हिंट तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की हिंट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिया, आप करिएगा। चलो आगे बढ़े, करोगे सब ट्राई? यस, ओके, है ना। हिंट भी बता दी मैंने, तो आपको बता दिया है कि कैसे करना है। अब 43 हो गया तो 42 पे आ जाते हैं। 42 अगेन हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 42 अगेन हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए 42 को। बोलो बताओ क्या, मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन में दिया हुआ क्वेश्चन। हाँ मैंने करने का बोला भी था, ठीक है। चलो 42 बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि हम कर लेंगे, ठीक है करिएगा, और नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, पर मॉड्यूल में है इलस्ट्रेशन में। और कुछ इस रेंज में और कोई डाउट बच रहा है तुम्हारा? 41 आया मेरे पास। Figure to the right shows the potential due to two similarly charged infinite sheets with charge per unit area sigma 1 and sigma 2. From examining this plot we can deduce that. इन प्लॉट्स को देख के हमें पता करना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास दो प्लेट्स है सिग्मा 1 सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी की। यहाँ पे सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है, यहाँ सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है। और जो तुम्हें ग्राफ दी ना पोटेंशियल का, वो देखो तो इधर की तरफ पोटेंशियल प्लेट से इधर जाने पे ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। बीच में इस तरफ ड्रॉप हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पोटेंशियल ऐसा ड्रॉप हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होना चाहिए, पोटेंशियल इधर ड्रॉप हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होना चाहिए। अब तुम्हें समझ में आ गया कि बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो सिग्मा 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो पॉजिटिव था, सिग्मा 2 कुछ बोला नहीं तो पॉजिटिव मान के चलेंगे। सिग्मा 2 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की अपोजिट होगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और डेफिनेटली नेट अगर उधर की तरफ है तो सिग्मा 2 डोमिनेट करना चाहिए था, ठीक है। और मुझे कैसे पता सिग्मा पॉजिटिव है, सिग्मा की वजह से दोनों की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ तभी हो सकती है जब दोनों पॉजिटिव। क्लियर? बोलो समझ में आ रहा है? सिग्मा 1 बड़ा होना चाहिए सिग्मा 2 से। 941 हो गया। चलो इस पेज पे कुछ भी नहीं बचा, आगे बढ़े। ठीक है 946 से 954 इस रेंज में बता दो डाउट। एक तो मुझे ऊपर दिख रहा है 51, और कोई 46 53 46 53। चलो तो पहले मैं करने वाला हूँ इसमें से 51 जो पहले लिखा हुआ था। Consider the potential at the corner of uniformly charged cube of dimension L to be directly proportional to rho L square, where rho is the volume charge density. What is the value of the ratio of potential at the center to the potential at the corner of the cube? क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि आपको ये मानना है कि किसी क्यूब के कॉर्नर का जो पोटेंशियल है वो रो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये कहा है उन्होंने कि क्यूब के कॉर्नर का जो पोटेंशियल है यहाँ पोटेंशियल एट द कॉर्नर, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है रो एल स्क्वायर के। तो मान लो कुछ k टाइम रो एल स्क्वायर, वेयर l इज द साइड लेंथ ऑफ द क्यूब, ठीक। अब हमें क्यूब के सेंटर का पोटेंशियल भी चाहिए, तो क्यूब का सेंटर इमेजिन करो 8 क्यूब्स, इमेजिन करो 8 क्यूब्स, इमेजिन करो 8 क्यूब्स।
आप अगर 8 क्यूब इमेजिन करोगे, बड़े क्यूब को 8 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, तो 8 क्यूब का कॉर्नर है ना सेंटर, इस पूरे बड़े क्यूब का जो सेंटर है, सेंटर को बोल दिया O, वो 8 छोटे क्यूब का कॉर्नर है ना, सही बात है क्या, है ना। 8 छोटे क्यूब का जो कॉर्नर है वहां जो पोटेंशियल होना चाहिए, अच्छा वो जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे उनकी साइड लेंथ L/2 बन जाएगी, तो उन सब की वजह से जो कॉर्नर का पोटेंशियल होना चाहिए वो होना चाहिए 8 टाइम्स एक क्यूब का पोटेंशियल। और एक क्यूब का पोटेंशियल अभी लिखा था आपने, एक क्यूब के कॉर्नर में पोटेंशियल क्या होता है, के रो उसकी साइड लेंथ का स्क्वायर। ये समझ में आया, किसी क्यूब के कॉर्नर का पोटेंशियल तुम्हें पता है, तो साइड लेंथ अगर L/2 है तो ये पोटेंशियल होगा कॉर्नर का, और 8 क्यूब की वजह से 8 टाइम कर देंगे, तो ये हो गया बड़े क्यूब के सेंटर का पोटेंशियल। बड़े क्यूब के सेंटर का पोटेंशियल पता है, बड़े क्यूब के कॉर्नर का पता है, रेशियो पूछा है, निकाल लो। बोलो समझ में आ रहा है। तो गोपाल का जवाब आया, यस, ओके, वेरी गुड, हो गया। तो ये 51 बता दिया, फिर 46 two very large parallel discs of charge having their centers on the x-axis and their planes perpendicular to x-axis, the disc intersect at x equal to minus r. The disc that intersect x equal to minus r has uniform positive surface charge density plus sigma. The disc that intersect x equal to plus r has uniform negative surface charge density minus sigma. ठीक है, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने। तो आपके पास दो डिस्क है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी है, जो प्लस आर पर है डिस्क उस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा बोलिए, दूसरे वाले पे प्लस सिग्मा बोलिए, जो x इक्वल टू माइनस आर है, ऐसा कहा है उन्होंने, ठीक है क्वेश्चन में। उसके बाद पहले पार्ट में पूछ रहे which graph best represent the plot of x component of electric field vector on the x axis। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट का तुम्हें ग्राफ चाहिए, दोनों डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो तुम किसी भी जनरल पॉइंट पे, है ना, किसी जनरल पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, दोनों में प्लस माइनस चार्ज डेंसिटी है, तो प्लस की वजह से बाहर होगी, माइनस की वजह से उसकी तरफ हो जाएगी, ऐड कर देना, तो ऐड कर देना और नेट निकाल लेना, फिर ग्राफ बना लेना। बोलो, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको, मुझे इसके फॉर्मूले भी लिख के दे रहे, वेरी गुड। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, ये एक डिस्क की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे अगर थीटा एंगल पे जाके देख रहे हैं यहाँ, तो वो थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला बनता था, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू ये x है और ये डिस्क की रेडियस r है, तो तुम cos थीटा लिख सकते हो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा x अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये होती है ना डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अच्छा क्वेश्चन में वेरी लार्ज बोला है, सॉरी क्वेश्चन में डिस्क की रेडियस r नहीं बोली है, ये तो बहुत लार्ज बोली है, ये वेरी लार्ज है, तो बहुत लार्ज होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं बचा यार, फिर तो ये खत्म हो गया टर्म, r बहुत बड़ा है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी बस, तो दोनों की वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बीच में, फिर तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी दोनों की ऐड होके, तो आंसर तो थर्ड आना चाहिए फिर इसका, 946 में थर्ड ग्राफ होना चाहिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। और डिस्क के बाहर देखेंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस माइनस सिग्मा है, तो यहाँ देखे तो जीरो हो जाएगी, प्लस की वजह से इधर माइनस की वजह से उधर, अपोजिट दोनों होके जीरो हो जाएगी, ठीक, ओके। अरे इनफाइनाइट लार्ज डिस्क है ना लिमिट, इनफाइनाइट लार्ज डिस्क है, इट्स लाइक इनफाइनाइट लार्ज प्लेट, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट जैसी मान सकते हो उसको, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी उसकी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था 46 पे 43 क्लास का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता मुझे बताना चाहिए, मैंने तुम्हें डिराइव करवाया है ये क्वेश्चन नंबर 46, मैंने क्लास में आपको डिराइव करवाया है, एक थिक नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड,
आंसर गलत दिया है पीछे, हो सकता है आंसर गलत दिया हो पर ये मैंने क्लास में डिराइव कराया है, तो आप खुद इसको सही कर सकते हो जो भी करना है, ठीक। ओके चलो, है ना, तो ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, आपको आता है क्योंकि अब 954 तक हो गए अपने सारे, आगे बढ़ते। 54 का 3, 54 का 3 भी डाउट आया मेरे पास। 54 का 3, two charges are placed near the origin, charge q1 is plus 3q placed at d by 2, charge q2 is minus q placed at minus d by 2। उसके थर्ड में लिखा है for every 3 filled lines originating on q1 there will be one filled line ending on q2 and the 2 filled lines going off to infinity distance from the origin। जो filled line q1 से निकलेगी वो उसके चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी, और जो q2 पे एंड होगी वो उसके चार्ज के प्रोपोर्शनल होगी। तो q1 से 3 गुना फील्ड लाइन निकल रही है ना, क्योंकि चार्ज 3 टाइम्स है, तो सही स्टेटमेंट है सी वाला, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा है, तो उससे देख सकते हैं अपन, ठीक है। चलो ये 54 तक सब हो गए ना। एक और डाउट आया मेरे पास 49, एक मिनट 49 भी देख लेते हैं अपन। किसका ग्राफ है ये, टू चार्ज q1 q2 इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो राइट में प्लस होगी, लेफ्ट में माइनस होगी। अब तुम्हें दिख रहा है कि q2 पॉजिटिव है q1 नेगेटिव है, पहले तो देख के समझ में आ गया, q1 नेगेटिव है और q2 पॉजिटिव है, देख के समझ में आ गया। दूसरी चीज, दूर जाके q2 से दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा बड़ा है, बोलो समझ में आ रहा है अर्चिता। चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज अगर पॉजिटिव होता है तो कैसी होती है वो याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। नियर द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है, तो उसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, तो तुम्हें प्लस माइनस चार्ज तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देख कर, ठीक है। और दूसरा चीज उसमें Q2 के पास में जाओ, तो क्वेश्चन में Q2 जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, पहले तो राइट में पॉजिटिव दिखाई है, फिर दूर जाके नेगेटिव कर दी उन्होंने, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो नेगेटिव हो गई होगी, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है। और Q2 नेगेटिव था और Q1 पॉजिटिव, क्योंकि Q2 के पास सॉरी ये Q1 नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है। ओके, जिसको डाउट था उसका जवाब नहीं आ रहा है, उसको आ गया, गोपाल को तो आ गया क्वेश्चन, और जिसने मेरे से पूछा था उसको आया। नहीं आया तो बताओ क्या समझ नहीं आया है, अपन फिर से देख लेंगे। अंकित तो क्लियर है, वेरी गुड, ठीक है चलो क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते फिर, नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। 55 से 63, 55 से 63 बताओ। एक ऊपर तो मुझे एक 61 दिख रहा है, उसके अलावा कुछ और हो तो बता दो। 57, 55, 57, 55, 61 का भी वो तो लिख लिया, 61 मैंने, 62 भी आया है, 62। चलो करते हैं अपन 55 देखते हैं सबसे पहले, 60 भी आया है, 60 भी लिख लेता हूँ। डाउट बहुत सारे यार आपके, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखते हैं अपन 55। हाँ, समस्या क्या है बताओ, क्वेश्चन समझने में इसमें गलती करते हैं बच्चे, तो मुझे आपकी समस्या बताओ 55 की क्या है। हॉलो इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है, शेल है, तो केवल सरफेस पे चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस्ड अपॉन इट such that the upper hemisphere is uniform positive charge plus sigma and the lower hemisphere is uniform negative charge minus sigma, their interface in on xy plane, ठीक है, तो उनका इंटरफेस xy प्लेन पर है। ये क्वेश्चन बस समझने में गड़बड़ होती है, बाकी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों को। तो ये हमारा xy प्लेन है पूरा, ये जिसमें इनका इंटरफेस था, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ हमको z एक्सिस दिखा दिया लाइक दिस, ठीक है।
ऐसा कुछ डायग्राम है, ऊपर प्लस सिग्मा नीचे माइनस सिग्मा। अब क्या बोला जा रहा है मुझे, ए एंड बी ऑप्शन तो आ गए, सी एंड डी बता दूं। ठीक है, सी डी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द जेड एक्सिस आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट अलोंग जेड डायरेक्शन, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो ये गलत है, क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस सिग्मा चार्ज है, नीचे माइनस सिग्मा है। ये डायपोल जैसा बन जाएगा, देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये डायपोल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इट इज लाइक डायपोल। तो डायपोल का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आएगा, ये इफेक्टिवली स्फीयर एक डायपोल जैसा काम करेगा। तो डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके पी वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होती है ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, माइनस जेड में होगी। समझ में आ रहा है? ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो डायपोल बन गया। डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। सी वाला आया? डी वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स ऑन जेड एक्सिस व्हिच आर ऑन आइदर साइड ऑफ ओरिजिन आउटसाइड द स्फीयर इज इन अपोजिट डायरेक्शन। डायपोल की वजह से उसके एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अलोंग द एक्सिस ही होती है, चाहे तुम आगे देखो पीछे देखो। किसी भी डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डायपोल के आगे जाके देखो तो भी पी वेक्टर के अलोंग होती है, और इधर से देखो तो भी पी वेक्टर के अलोंग होती है। तो जेड एक्सिस में ऊपर नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस होनी चाहिए, और उन्होंने क्या बोल दिया, अपोजिट साइड में, तो डी गलत है। फिर से पढ़ लेता हूं, द फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द जेड एक्सिस, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, सी में उन्होंने जेड एक्सिस की बात करी है, एक्स वाई प्लेन की बात थोड़ी करी है। मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी पढ़ने में, मैंने शायद गलत पढ़ लिया था, एक्स वाई प्लेन पढ़ लिया था। फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द जेड एक्सिस आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो उन्होंने जेड एक्सिस की बात करी सी में, तो जेड एक्सिस पे देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव जेड है ना। हाँ ये तो सही बात है, मैंने रीड करने में गलती कर दी, उन्होंने जेड एक्सिस लिखा है, मैंने एक्स वाई प्लेन पता नहीं क्यों समझ लिया था, वो शायद ऊपर का ऑप्शन मैंने पढ़ लिया होगा। चलो अब सही है क्या? सी सही है और डी गलत है ना? ठीक है, तो 955 हो गया अपना। 55 के बाद 57, a point charge q is placed at the center of spherical metallic shells of radius r. Another point charge q dash is placed at a distance 2r from the center of the shell. The force exerted by the induced charge on the shell on q. Induced charges q पर कितना फोर्स लगा रहा है ये पूछा गया है। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन समझ लो तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। एक स्फेरिकल मेटल शेल है, उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा है। स्फेरिकल मेटल शेल है, उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, और अनदर पॉइंट चार्ज क्यू डैश रखा है डिस्टेंस 2r पे। यहाँ पे क्यू डैश रखा है, और क्यू डैश के ऐसे चार्ज इंड्यूस होंगे, कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे, है ना। तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आ गया, यहाँ पे माइनस में आ गए होंगे, और इधर प्लस में आ गए होंगे, ऐसा कुछ हो गया होगा। ठीक, हमें नहीं पता कहाँ कितना है, ऐसे रैंडमली बना दिया मैंने। ठीक, अब क्या पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंड्यूस चार्जेस ऑन द शेल ऑन द क्यू। शेल के इंड्यूस चार्जेस का क्यू पर फोर्स क्या है ये पूछा है। तो बाहर का जो चार्ज रखा है वो और इंड्यूस चार्ज मिलकर इस पे जीरो फोर्स लगाएंगे। बाहर का रखा हुआ चार्ज और इंड्यूस चार्ज मिलकर इस पे जीरो फोर्स बनाएंगे, इजंट इट, है ना। तो काम हो गया तुम्हारा। इसकी वजह से जितना फोर्स लग रहा होगा उसके नेगेटिव इंड्यूस चार्ज का फोर्स होगा। जितना इसने फोर्स लगाया होगा क्यू डैश ने, उतने इंड्यूस चार्जेस ने नेगेटिव लगाया होगा। हो गया क्वेश्चन, आ गया क्या? चलो, किसी को उसमें और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। तो बच्चे मुझे वो कुछ भी नहीं पूछ रहे, मतलब सबको क्लियर है। 55 हो गया, 57 भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 60, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, अच्छा निमित का डाउट है सर, इफ किसी क्वेश्चन में इंड्यूस चार्जेस कितना होगा वो निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ, इस क्वेश्चन में इंड्यूस चार्ज तो आराम, इंड्यूस चार्ज नेट तो जीरो ही होगा ना, ये प्लस क्यू,
यहाँ पे प्लस क्यू रखा तो अंदर की सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस होगा और बाहर टोटल प्लस क्यू होगा टोटल। और क्यू डैश की वजह से इंडक्शन में नेट चार्ज नहीं आएगा कभी भी, जो टोटल चार्ज होगा वो बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल तो सकते हैं, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, निकाल तो सकते हैं पर इट बिकम डिफिकल्ट, है ना। अपने लेवल पे मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा। मैंने आपसे एक आज क्वेश्चन में पूछी है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में थोड़ा आसान है, तो वो वाला पूछा है मैंने आपसे। इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकाल सकते हैं बट ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, बट इट बिकम डिफिकल्ट। आपके लेवल पे मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा हमसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो सर हमेशा कुछ और मेथड होगा जहां जरूरत पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसी मेथड्स है जो अभी जरूरत नहीं है आपको, तो इसलिए तो अभी इतना मत जाओ, है ना। ठीक है, अब 960 पे आ जाते हैं। There are 4 concentric conducting shells of radius 1, 2, 3, 4. Shell 1 is having initial charge. Shell 3 is having initial charge. Now shell 1 and 4 are connected by conducting wire. Find the final potential of shell 2. इसमें समस्या क्या है? थोड़ा समस्या बताओ इसमें क्या है आपकी। हाँ बिल्कुल सही सोहम, ऐसे क्वेश्चन तो कहीं स्टैंडर्ड टाइप के करे हुए अपन ने। 960 में समस्या बताओ आपकी क्या है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है और इसमें काफी स्टैंडर्ड गलतियां भी करते बच्चे। मेथड बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, बाकी कैलकुलेशंस आप पे छोड़ देता हूँ। 4 शेल से 4 शेल बना लेते हैं। ये हमारी 4 शेल बनाई मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 स्टार्टिंग फ्रॉम इनसाइड। शेल 1 is having initial charge of 10 microcoulomb. Shell 3 is having initial charge of -20 microcoulomb. ठीक है। Now shell 1 and 4 are connected. 1 and 4 ये कनेक्ट कर दिया बाय वायर, लाइक दिस। 1 and 4 कर दिया वायर से कनेक्ट, तो 1 और 4 का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, उनको वायर से कनेक्ट करा दो। मान लो यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो कर गया बाहर x, इस पे आ जाएगा +x, इस पे हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम -x। अब पोटेंशियल लिखो, इनको इक्वेट कर दो, इनका पोटेंशियल लिखकर इक्वेट कर दो, और इक्वेट करने के बाद फिर बाद में शेल 2 का पोटेंशियल निकाल लो। जब सबके चार्ज आ जाएंगे तो फिर शेल 2 का पोटेंशियल लिख दो, है ना। मेथड समझ में आ रही है? बोलो। जिनको वायर से कनेक्ट करा उनका पोटेंशियल इक्वेट कर दो, तो इसके खुद के चार्ज की वजह से खुद का पोटेंशियल के x बाय जो भी उसकी रेडियस है r4, जो भी दिया डाटा रख देना r4 जो भी है। बीच वाले शेल की वजह से इसका पोटेंशियल के -2 माइक्रोकूलम खुद लिख लेना r3। ये वाले शेल पे तो कोई चार्ज था ही नहीं सेकंड वाले पे, तो उसके से पोटेंशियल आएगा नहीं। सबसे अंदर वाले चार्ज की वजह से 10 - x और उसकी जो भी रेडियस r1, ये सबसे बाहर पोटेंशियल आया, इक्वल टू सबसे अंदर का पोटेंशियल। अब सबसे अंदर सबसे बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा kqx बाय r4, बीच वाले की वजह से उसकी सरफेस का पोटेंशियल होगा, या r4 लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे बाहर पोटेंशियल इसकी वजह से r4 होगा और यहाँ r3 होगा, और अंदर वाले की वजह से खुद का पोटेंशियल 10 - x अपॉन r1। ये इक्वेट करो, x आएगा और x आ गया तो फिर पोटेंशियल लिख सकते हो आप। शांतनु पूछ रहा है बट इट इज नॉट गिवन दैट 2 and 4 आर इनिशियली न्यूट्रल। तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, तो हम जीरो ही मानेंगे ना। जब उन्होंने बाकी का मेंशन करा है चार्ज, तो उनको इनका भी मेंशन करना चाहिए, या तो लिखना चाहिए कि चार्ज अननोन है। ठीक है, अब उनकी गलती, उन्होंने नहीं मेंशन करा तो हम जीरो मान रहे हैं। उन्होंने जिसका मेंशन करा वो मान लिया, जिसमें मेंशन ही नहीं है तो उसको जीरो मान लेंगे। ठीक, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 960। 60 के बाद 61, 62, 61। Yeah. Two infinitely large conducting plates of thickness d are placed in electric field E naught everywhere. अच्छा, what are the charge densities on the both sides of each plate? तो दो infinitely large uncharged conducting plate जिनकी दोनों की thickness d है,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखी है और पूछा है व्हाट आर द चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ साइड ऑफ ईच प्लेट। तो ये तो तुम कर सकते हो चार्ज डेंसिटी वाला काम, क्योंकि ये अपने क्लास का क्वेश्चन है। चार्ज डेंसिटी कुछ ऐसी आना चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए अंदर। ठीक है, ये हमारी एक प्लेट के पास, यहां पर भी एक प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर दिया E, अंदर भी E होगी, लेकिन उसको 0 करने के लिए यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस होगी। ये प्लस माइनस मिलके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की जुड़कर सिग्मा बाय टू जुड़कर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। वो और एक्सटर्नल मिलकर अंदर 0 बना रहे हैं, इसका मतलब E शुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा आ गया, देखो आपके पास यहाँ माइनस सिग्मा, यहाँ प्लस सिग्मा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ माइनस सिग्मा और यहाँ प्लस सिग्मा आएगा। चलो चारों पे चार्ज डेंसिटी आ गई पहले वाली। ओके है ना। उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, व्हाट आर द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द स्पेस। नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट से बतानी है आपको। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बाहर ई थी वहां ई ही रहेगी और बाकी प्लेट के अंदर 0 हो जाएगी, और बाहर हर जगह यहाँ 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 ई होगी। बाहर चेंज क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है ना, इक्वल इक्वल है। इन दोनों की वजह से यहाँ पर देखेंगे तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस की वजह से इधर मिलके 0 होगी। इन दोनों की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। ये दोनों बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं करेंगे। बी पार्ट क्लियर। तो मुझे लग रहा है मैं हवा में, हाँ आ रहा है जवाब, ठीक है, वरना मुझे लग रहा है मैं हवा में पढ़ा रहा हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, अगला सी। नाउ फेज बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय वायर, व्हाट आर द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब इन्होंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा इनका। ये वायर से जुड़े तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। टू मेक द पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें 0 करना पड़ेगी। तब यहाँ 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 सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने के लिए ये प्लस सिग्मा यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ का माइनस सिग्मा गायब हो जाएगा, और इधर इधर बाहर बाहर प्लस माइनस बचेगा। उधर प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, वो सब जगह अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देंगे। समझ में आ रही बात। सी पार्ट समझ में आया। जब वायर से जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। फॉर दैट बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाना चाहिए। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने का एक ही लॉजिक हो जाएगा कि यहाँ माइनस सिग्मा हो, यहाँ प्लस सिग्मा हो, और बीच में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। चलो ये हो गया इसका हमारा 961 का सी। अब डी में बोला है आफ्टर कनेक्टिंग बी एंड सी द वायर इज कट, व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वायर काट भी दो तो अचानक से कट कर देने से चार्ज वापस तो फ्लो हो नहीं पाएगा, तो यही रह जाएगा, यही सिस्टम रह जाएगा। इसको कट भी कर देंगे ना तो भी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रह जाएगी। चलो तो 961 के सारे पार्ट डिस्कस हो गए, क्लियर। अब 962 पढ़ता हूं मैं, आसान दिख रहा है मुझको। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r has two spherical cavities of radius a and b. The cavities have charges qa and qb respectively at their centers. कंडक्टिंग स्फीयर से और स्फीयर के दो कैविटी है अंदर उसमें, और दोनों कैविटी पे चार्ज रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r। कहां से r बोला है उन्होंने? अच्छा, उन्होंने ऑप्शन में लिखा है, पहले ऑप्शन में लिखा है r इज द डिस्टेंस फ्रॉम o द सेंटर ऑफ स्फीयर और विच इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, पहले ऑप्शन में उन्होंने स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके बोला है और वो 0 से बड़ी है पहले ऑप्शन में। तो आपको मुझे इसमें बताना चाहिए कि चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, चार्ज कहाँ कितना आएगा ये बता रहा हूं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या लिखा है? हाँ, कैपिटल R से बड़ी है स्मॉल r, ये लिखा है। आप मुझे बताओ कि स्फीयर की बाहरी सरफेस पे चार्ज क्या आएगा, ये बताओ। स्फीयर की, कंडक्टिंग स्फीयर की आउटर सरफेस पे चार्ज क्या आएगा? QA प्लस Q2, यस, QA प्लस QB है ना।
दोनों जो चार्ज रखे थे वो चार्ज का सम बाहर चले जाएगा पूरा। जितना केविटी के अंदर चार्ज रखते हैं, ये तुम्हारा बड़ा सा स्फीयर था, उसमें दो दो केविटी है, और एक केविटी में क्यूए चार्ज रखा है, एक में क्यूबी रखा है। तो इस क्यूबी की वजह से अंदर माइनस क्यूबी आएगा, इस क्यूए की वजह से अंदर माइनस क्यू आएगा, और इस पूरे स्फीयर के बाहर प्लस क्यूए प्लस क्यूबी हो जाएगा। पूरे के सेंटर से बाहर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। यहाँ पे बाहर के चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लिख देना कि जो भी बाहर का टोटल चार्ज था अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलो, समझ में आया फर्स्ट पार्ट? 962 का फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम बी। बी से डिस्टेंस है और वो छोटा है बी की रेडियस से। बी से स्मॉल आर डिस्टेंस और उसकी रेडियस से भी छोटा, मतलब इसके अंदर अंदर। तो इसके अंदर अंदर केवल इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर के चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, तो वो आएगी केवल के क्यूबी बाय आर स्क्वायर। सेकंड पार्ट का आंसर ये होना चाहिए, समझे? इससे मुझे लगता है कि अब बी और सी सारे पार्ट कर सकते हो आप। व्हाट इज द फोर्स ऑन क्यू एंड क्यूबी? इन दोनों को फोर्स जीरो होगा क्योंकि इस कैविटी के सेंटर पे है, तो जीरो फोर्स हो जाएगा। चलो चलो आखिरकार 971 तक पहुंचे अपन। तो बताओ लास्ट के क्वेश्चंस अप टू 971 बताओ। सिक्सटी थ्री, 67, सर हाँ बोलो। सर एक 961 का डी पार्ट में डाउट है। इसमें 61 अपन ने जब ठीक है, अच्छा वो करा हुआ अपन, हाँ ठीक है बोलो। हाँ इसमें अपन ने जब डीसी जो वायर है उसको कट किया तो हाँ। सर चार्ज तो वापस फ्लो करना चाहिए ना, क्योंकि चार्ज तो इंस्टेंटेनियसली फ्लो करता है, मतलब चार्ज इंस्टेंटेनियस को होता है क्या उसका जरूरत है ट्रांसफर। फ्लो करने की? चार्ज क्या की सर? क्यों इच्छा होगी फ्लो करने की, बताओ। चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा था क्या? चार्ज ट्राई करता है हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की बॉडी में फ्लो करने का, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फ्लो करा दे तो फ्लो करने की कोशिश करेगा। चार्ज को क्या जरूरत है फ्लो करने की? ठीक है, सर जरूरत तो नहीं है, कोई रीजन ही नहीं तो है फिर चार्ज के फ्लो होने का वहां पे, है ना? पोटेंशियल जब इक्वल अपन की दो वायर बॉडीज को है। हाँ तो फिर जब अपन वायर को हटाएंगे तो फिर हाँ, कंडक्टर के अंदर फिर जीरो कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब वायर को हटा दिया फिर वापस वही सिस्टम बन गया जो अपने पास स्टार्टिंग में था। नहीं, तो वो सिस्टम बन गया जो स्टार्टिंग में था, ये गलत कह रहे हो। स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल प्लेट्स थी, अब चार्ज वायर को लगा देने से एक पे प्लस और एक पे माइनस चार्ज आ गया था, है ना? ठीक है सर, क्लियर। है ना? अपन ने पढ़ा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, नहीं चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी तो ऐसे ही होता था, किसी चीज को अर्थ कर देते थे और अर्थ करने के बाद अचानक से स्विच ओपन कर दिया, तो अर्थ में एक बार चार्ज जाने के बाद वापस नहीं आता था, वहां पे भी यही चीज होती थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब मेरे पास 63 आया पहला डाउट, फटाफट फटाफट करते क्योंकि टाइम बच रहा है थोड़ा सा ही हमारे पास। क्या यार पेज ही निकलते जा रहे किताब के इसको। क्वेश्चन नंबर 63 पिछले पेज पे था। Three identical metallic plates are kept up parallel to one another to separation A and B and shown in the figure. The outer plates are connected by a thin conducting wire and a charge Q is placed on the central plate. Find the charge on the all six surfaces. तो 963 तो ये अपना क्लास में करे हुए क्वेश्चन जैसा है यार, ये तो होना चाहिए आपको, ये तो आना चाहिए आपको, है ना? 63 वाला क्वेश्चन तो आप हमने क्लास में करे ना ऐसे क्वेश्चन बच्चों। वो प्लेट में फर्स्ट और लास्ट वाली कनेक्ट करी तुमने, इस पे चार्ज क्यू दिया, और फर्स्ट और आखिरी वाली कनेक्ट करी, तो इनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्यू का क्यू बाई टू तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मान लो एक्स है क्योंकि कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा तो हमें पता नहीं कितना है, इस पे एक्स मान लो, या माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए क्यू प्लस एक्स और यहाँ होना चाहिए माइनस क्यू प्लस एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होना चाहिए कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इक्वेशन बना के कर लो, एक्स मिल जाएगा।
ठीक है। हाँ तो ये करा हुआ है, चलो हो गया 963। अब मैं आगे और अभी और बता देता हूँ। चलो अब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करने के लिए ना इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए सिमिलर अपोजिट डायरेक्शंस में। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इक्वल होना चाहिए। अगर ये प्लस माइनस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अच्छा डिस्टेंस अलग अलग है उसमें, ए और बी है, सॉरी डिस्टेंस अलग अलग है ना, डिस्टेंस सेम होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती, डिस्टेंस अलग है तो अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब तुम कर सकते हो यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स, एक्स बाय एरिया, ये हो गया सिग्मा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनटू ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्यू प्लस एक्स अपॉन एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू बी, ये पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करो, बस एक्स मिल जाएगा और फिर आगे हो गया। 67 हो गया, ठीक है मैं हटा दूंगा। 63 के बाद मेरे पास 66 है ऑर्डर में, 66 इन द सिस्टम ऑफ टू डायपोल प्लेस्ड इन अ वे, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 67 मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसमें समस्या बताओ। अच्छा 67 पढ़ रहा हूँ मैं, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ 67 पढ़ लिया मैंने गलती से, तो ये भी मॉड्यूल का है वैसे, इसमें कोई डाउट? अच्छा ईशान बोल रहा है 67 मेरी बुक में मिसप्रिंट है, तुम्हारे पास मॉड्यूल में क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है ये, तो अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब मेरे पास अगला डाउट है, एक तो 66 है वो देख लेता हूँ। हाँ सबकी बुक में मिसप्रिंट होगी, जिसकी भी होगी, सही बात है। 66, इमेजिन अ डायपोल एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज 10 न्यूटन पर कूलम, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो इस क्वेश्चन के ना दो आंसर पॉसिबल है, एक तो 4 और एक 32। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक डायपोल है तुम्हारे पास, एक डायपोल है, उसके उससे आर डिस्टेंस पे जाके एक स्फीयर इमेजिन करो, कहीं किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है 10 न्यूटन पर कूलम, तो हो सकता है वो इक्वेटोरियल पॉइंट, हो सकता है वो एक्सेल पॉइंट पर हो सकता है वो इक्वेटोरियल पर हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो एक्सेल पॉइंट पे होती है, तो या तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, या सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सेल, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड या तो 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है? तो या तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है तो उसकी डबल होगी, यहाँ पर 20 हो जाएगी, यहाँ पर अगर 10 मानोगे तो यहाँ 20 हो जाएगी, और यहाँ अगर यहाँ 10 ले लिया तो यहाँ 5 हो जाएगी, बाकी जगह इसके बीच में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, ए और डी, 5 और सॉरी 4 और 32, ये दोनों नहीं आएंगे। हाँ वो इसके आंसर में कि मैं मेंशन नहीं है तो वो भी होना चाहिए था, इसको हमने अभी करेक्ट करवाया है, मतलब भेजा है। चलो ये हो गया 66 67 दोनों हो गए। अब उसके बाद 70 दिख रहा है मुझको, बाया 70 भी मुझे करा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ A R 000 and B R 100, the shaded region is charge free and vacuum, the volume charge density of sphere A is rho and that of B is minus rho, find the electric potential at the point C। इंटरसेक्शन पॉइंट पे बताना है आपको पोटेंशियल, आप बता सकते हो, इसमें मैं क्या बताऊं। 70 नंबर में दोनों स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखो वहां पर और ऐड कर दो, पोटेंशियल स्केलर होता है तो डायरेक्शन की भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा कीर्ति बोल रही है क्वेश्चन नंबर 70 अलग है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 70 जो है मैं बता देता हूँ क्या था। दो स्फीयर से अलग अलग रेडियस दिए, एक पे प्लस रो चार्ज डेंसिटी, एक पे माइनस रो चार्ज डेंसिटी, ये रो गिवन है, दोनों की रेडियस भी गिवन है R1 और R2, और अब की बार तुम्हें यहाँ पोटेंशियल पूछा है, कोई पॉइंट सी दिखा के वहां पोटेंशियल पूछा है, तो दोनों स्फीयर्स के सरफेस का पॉइंट है ये, तो दोनों स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल लिख के ऐड कर देना। जो मेरी किताब में 70 वो ये है, तो इसमें करना क्या है, दोनों स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल लिख के ऐड कर देना, ठीक। और केविटी की वजह से, केविटी एक्चुअली है नहीं, वो देखो ये प्लस सिग्मा और प्लस रो और माइनस रो लोगे ना, अगर यहाँ पे मानोगे दोनों तरफ से प्लस रो और माइनस रो मानोगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ओके 71 भी डाउट आ रहा है। 71 एक प्लेट का क्वेश्चन है,
आपको सेमी इनफाइनाइट प्लेट बोलिए क्वेश्चन नंबर 71 में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और किसी ने एक प्लेट रखी हुई है यहाँ पर इस तरह से, जिसकी ये साइड इंफिनिटी जा रही है और वो प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की, ऐसा कुछ क्वेश्चन बोलो। यही है क्या आपके पास 71? मेरे पास तो ये लिखा है 71। यस, ओके। अब तुम्हें जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 00D एंड 002D। जो पॉइंट दिए ना 00D और 002D, ये देखो ये कहां पर है, ये जेड एक्सिस के पॉइंट से, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग तुम्हें चलना है। जेड एक्सिस के अलोंग तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, क्योंकि ऐसी 3 प्लेट और मान लोगे, इसके जैसी 3 प्लेट और मान लोगे तो पूरी इनफाइनाइट प्लेट बन जाएगी। पूरी इनफाइनाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है कितनी होगी, अलोंग जेड एक्सिस कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 होगी। तो जेड एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इन बीच की डिस्टेंस पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, आंसर। इन पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट डी है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन देखो, जैसे ये लगता तो बड़ा है पर करने में कितना आसान है, अगर समझ गया क्वेश्चन तो फटाफट हो जाता है फिर। ओके, हो गए सारे क्वेश्चंस, अपना टाइम हो चुका है तो अपन आज यहीं रुकेंगे, आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने कई क्वेश्चंस आपको बता दिए, कई की मैंने आपको थोड़ा सा हिंट विंट दे दी है ना। हाँ निमित, या तो 1 2 3 4 लेवल का ही होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। पर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इसी के आए, क्वेश्चन कुछ अलग मिल सकते हैं आपको। तो आपको जब टेस्ट में सेम क्वेश्चन करना पड़े ना तो ज्यादा टफ फील होंगे, ठीक है। सेम लेवल के क्वेश्चन आपको जब भी टेस्ट में मिलेंगे तो आपको ज्यादा ही टफ लगेंगे हमेशा वो। ओके, चलो तो फिर अपन रुकते हैं, क्योंकि आपका भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, कुछ बच्चों की नेक्स्ट क्लास है। ओके बाय सबको। यस, रिकॉर्डिंग कर देंगे अपलोड। बाय सबको, टेक केयर।